नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक शुरू करेंगे, अगला वाला टॉपिक, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे कितने स्टेप होते हैं और कैसे कैसे रिप्लिकेशन का प्रोसेस चलता है। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, देखें तो सेल साइकिल कैसे चलती थी। तो सेल साइकिल के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हमारी सेल थी, जिसमें से ये हमारा एम फेज था, उसके बाद ए G1 फेज था, और ये G2 फेज था, सॉरी S फेज था, ये G2 फेज था, ये S फेज है। तीन फेज थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इंटरफेज में था। G1 फेज में क्या होता था, इसको ग्रोथ फेज कहते थे, इसमें प्रोटीन्स एंजाइम्स की सिंथेसिस होती थी। S फेज जिसमें से डीएनए का सिंथेसिस होती थी, रिप्लिकेशन होता था। क्योंकि डीएनए सेल डिवीजन जब होगा, सेल डिवाइड होगी तो हमारा डीएनए भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। तो सेल डिवीजन के लिए ये जरूरी है कि इसका रिप्लिकेशन हो, क्योंकि सेल दो पार्ट में जाएगी, एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी तो उसका न्यूक्लियस भी और क्रोमोसोम्स भी और डीएनए भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एस फेज में ये इसका रिप्लिकेशन होता है। वैज्ञानिकों ने ये बताया कि रिप्लिकेशन तीन तरह से होता है। रिप्लिकेशन की परिभाषा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए व्हिच आर आइडेंटिकल पेरेंट डीएनए एंड इट अकर्स इन एस फेज। एस फेज के बारे में हमने बता दिया कि इंटरफेज में एस फेज था, उसी समय यह होता है सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन के समय एस फेज में कैसे होता है, और वैज्ञानिकों ने बताया कि डीएनए का रिप्लिकेशन तीन तरह से होता है। तीन टाइप्स के रिप्लिकेशन है। पहला इसका था कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और तीसरा था डिस्पर्सिव मॉडल। ये तीनों मॉडल कैसे होते थे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, और डिस्पर्सिव मॉडल क्या है। कंजर्वेटिव मॉडल in which parents DNA remains together and newly two strands are synthesized। कंजर्वेटिव में पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो कंजर्व होता है, नया स्ट्रैंड बनता है, नया डीएनए बनता है। आप एग्जांपल देखेंगे इसमें। कंजर्वेटिव में ये हमारा पेरेंटल डीएनए है और ये हमारे न्यू डीएनए है। ये पेरेंटल डीएनए, जब डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ तो कॉपी बनी, एक पेरेंटल का सेम रह गया, दूसरा न्यू कॉपी बन गई। यानी कि पेरेंटल डीएनए जो है वो कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कंजर्वेटिव है। दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में है इन व्हिच ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सर्व्स एज ए टेम्पलेट टू मेक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में आप देखेंगे, इसमें सेमी कंजर्व मॉडल फिगर में दिखाया गया है। ये सेमी कंजर्वेटिव, इसमें ये हमारा पेरेंटल डीएनए है। जब इसकी कॉपी बनी दो, तो एक तो रह गया पेरेंट का जो टेम्पलेट का काम करता है, दूसरा न्यू हो गया। एक पुराना है और दूसरा न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में डीएनए एक स्ट्रैंड रहता है और दूसरा नया बनता है। उसी तरह से डिस्पर्सिव मॉडल है। डिस्पर्सिव मॉडल में देखेंगे आप, ये पेरेंटल डीएनए है। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है कि जब इसकी कॉपी बनती है तो मिक्स्ड होता है, कुछ पेरेंट्स के पार्ट होते हैं, कुछ नया सिंथेसाइज होता है। ये डिस्पर्सिव मॉडल है। आप देखेंगे ये पेरेंट्स है और ये नया जो बना है कुछ पेरेंट्स का है, कुछ न्यू बन गया है। तीन मॉडल हो गए। कंजर्वेटिव जिसमें से पेरेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा, नया स्ट्रैंड बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव में एक पेरेंट्स का रहेगा, दूसरा नया बनेगा। डिस्पर्सिव मॉडल में मिला जुला रहेगा, कुछ पेरेंट्स के रहेंगे,
और कुछ नए सिंथेसाइज हो गए। तो ये कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव 3 मॉडल हैं डीएनए रिप्लिकेशन के। अब आगे हम देखते हैं रिप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है। वो तो 3 मॉडल थे। एक वैज्ञानिक थे हमारे मिशेल्सन एंड स्टाह, मिशेल्सन एंड स्टाह, मिशेल्सन एंड स्टाह। ये 1958 में ये सिद्ध किया कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो हम अब देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस किस तरीके से होता है। अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, चूंकि हमारे पास 2 सेल हैं, एक यूकैरियोट्स, दूसरा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है। प्रोकैरियोट सेल में हम जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, जो डीएनए है वो सीधे साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है। जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, आज हम इस समय केवल रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पर ध्यान करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के आधार पर किस तरह से, कैसे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। थ्योरी जो बताती है, ये प्रोकैरियोट्स में बताती है कि सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बाई डायरेक्शनल एंड सिंगल ओरिजिन होती है। 4-5 शब्द हैं इसमें। एक तो है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन क्या, कौन सा मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। दूसरा सेमी डिसकंटिन्यूअस, तीसरा है बाई डायरेक्शनल, और चौथा है सिंगल ओरिजिन। अभी आगे डिटेल क्लियर हो जाएगा कैसे होती है। यानी प्रोकैरियोट्स में हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में लीनियर फॉर्म में होता है। तो सर्कुलर फॉर्म में जब है, जिसका डीएनए रिप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा, उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला एक तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होगा, यानी एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का रहेगा, दूसरा नया बनेगा। दूसरा क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, दोनों स्ट्रैंड जो बनेंगे डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, जिसको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अभी हम लोग आगे इसको देखते हैं कैसे होता है। तीसरा कह रहा है कि सिंगल ओरिजिन होगा, यानी सर्कुलर डीएनए जो है उसमें जो डीएनए की स्टार्ट होगा, जो इनिशिएशन होगा, वो एक पॉइंट पर होगा। जबकि यूकैरियोट्स में ये मोर देन 1 पॉइंट पे होता था, वहां पर मल्टीपल ओरिजिन होती है, और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होती है। स्टार्ट पॉइंट जो इसका इनिशिएशन है वो एक पॉइंट से होगा और पूरे सर्कुलर में डिप्लीट करते चला जाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ये कई जगह से स्टार्ट होता है। वही इसमें बताया गया है कि बाई डायरेक्शनल होगा, एक जगह से जब स्टार्ट होगा, चूंकि सर्कुलर है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, हम देखेंगे हम लोग। जैसे ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है सर्कुलर फॉर्म में। जब इसमें स्टार्ट होगा तो एक पॉइंट से होगा, यहां से शुरू होगा, और ये बाई डायरेक्शनल होगा, इधर भी आएगा, इधर भी आता चला जाएगा, केवल एक पॉइंट होगा। वही चीज है कि सिंगल ओरिजिन होती है और बाई डायरेक्शनल होता है। रिप्लिकेशन डीएनए का प्रोकैरियोट्स में स्टेप इसके क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला क्या है, इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन कैसे होता है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। पहला काम होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORIC। दूसरा इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबुल, और तीसरा काम होता है इसमें लोडिंग ऑफ हेलिकेज एंजाइम्स। 3 काम उसमें होते हैं।
ORIC मतलब वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी शुरुआत, प्रारंभ कैसे होता है, इनिशिएशन कैसे होगा, इसको हम इससे नहीं, जरा सा इस ध्यान से इसको या देखते हैं हम। जैसे ये हमारा स्टैंड है, डीएनए है, सर्कुलर फॉर्म में है, डबल स्टैंड है, ये डीएनए है। अब इनिशिएशन शुरू हो रहा है। हम जानते हैं कि डीएनए में एडिनोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन और साइटोसिन ये स्टैंड में बंधे होते हैं। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ए टी। उसी तरह से जी ट्रिपल बॉन्ड होगा, सी। तो जी और सी के बीच में ग्वाइनोसिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड हाइड्रोजन है, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जहां डबल बॉन्ड है वहां थोड़ा सा मामला कमजोर है, वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का है वहां कंपैरेटिवली स्ट्रांग है वहां। तो जो वीक पॉइंट से ही वर्जिन, इसकी इनिशिएशन की वर्जिन शुरू होती है। एटी रिच एरिया जहां पर होगी, एटी रिच एरिया इस सर्कुलर डीएनए में जहां पर होगी, वहीं से इनिशिएशन शुरू होगा। एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है डीएनए। डीएनए प्रोटीन देखेंगे, ये डीएनए प्रोटीन यहां इनिशिएशन में देखेंगे। हम ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में इसको स्टडी कर रहे हैं। ई कोलाई एंड मेनी अदर प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन बिगिंस एट अ स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ORIC। यहां पर क्या होगा, ORC मतलब ओरिजिन यहीं से शुरू होगी, एक जगह से। जहां से इसका इनिशिएशन होगा उसको ओरिक कहेंगे। यही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिक। कहां से शुरू होगी, किस पॉइंट से शुरू होगी रेप्लिकेशन, इसके लिए एक प्रोटीन होता है, डीएनए प्रोटीन उसका नाम है। ये डीएनए प्रोटीन सर्च करता है कि एटी रिच एरिया डीएनए में किस जगह है। जहां पर एटी रिच एरिया होगी, एटी रिच का मतलब एडेनोसिन और थायमिन की रिच एरिया जिस पोर्शन पर होगी, वहीं पर ये डीएनए प्रोटीन जाकर के अटैच होगा। यानी डीएनए, इसको लिखते हैं डीएनए, यहीं आकर के एटीपी रिच एरिया पे अटैच होगा। पहला काम, एक प्रोटीन है उसका नाम है डीएनए प्रोटीन, वो एटी रिच एरिया पे जाकर के अटैच होगा। जहां पे अटैच होगा उसको ORIC कहेंगे, ओरिक कहेंगे, क्योंकि यहां पर इनिशिएशन की वो शुरुआत हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है रेप्लिकेशन का, एक पॉइंट। दूसरा, चूंकि डीएनए जो हमारा होता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। जो प्रोटीन है डीएनए, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। तो एटीपी को मिला ले करके, एटीपी इसके साथ जब अटैच हो जाएगी तो डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स बनता है। डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स, डीएनए यहां लिखते हैं डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स। यहां पर ये एरिया बन जाएगी, उसको कहेंगे डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि डीएनए प्रोटीन से एटीपी ज्वाइंट हो गया है और एटीपी रिच एरिया पे यहां जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। और एटीपी जहां पे है, एटीपी के नाते वहां का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूट जाएगा और वहां पर एक बबूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबूल। जिस जगह हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा वहां पे बबूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कहेंगे रिप्लिकेशन बबूल। रिप्लिकेशन बबूल इस तरह से बनेगा, जैसे ये हमारा डीएनए है, ये हो गया, ये बबूल हो गया, रिप्लिकेशन बबूल। दो काम हो गए, ओरिक इनिशिएशन हो गया और रिप्लिकेशन बबूल बन गया। अब क्या होगा, लोडिंग ऑफ हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम होता है, वो आकर के यहां पे अटैच होगा। जहां पे बबूल बन रहा है
उसको हम रिप्लिकेशन फोर्क कहेंगे। ये हमारा रिप्लिकेशन फोर्क है। अभी हम इस फिगर पे ठीक से समझाएंगे। इनिशिएशन पहले हम ऊपर से समझ लेते हैं। जहां पर रिप्लिकेशन बबुल बनेगा उसको हम इनिशिएशन फोर्क कहेंगे। डीएनए हेलिकेज एंजाइम भी जाकर के फोर्क एरिया पे, इनिशिएशन फोर्क पे जाकर के वो अटैच हो जाएगा, हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड बंधे हुए हैं। हेलिकेज एंजाइम यानी डीएनए एटीपी कॉम्प्लेक्स ने वहां के एटीपी के माध्यम से वहां के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, तो वहां रेप्लिकेशन बबुल बन गया। और रेप्लिकेशन बबुल बनने पर जहां पर इसका रेप्लिकेशन फोर्क है वहां पर हेलिकेज एंजाइम्स आएगा, और वो हेलिकेज डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों साइड में जाएगा। इस साइड से भी रेप्लिकेशन शुरू होगा, इस साइड से भी रेप्लिकेशन शुरू होगा, इस साइड से भी शुरू होगा। हेलिकेज एंजाइम उसको तोड़ते जाएगा। अब इस फिगर से इसको हम समझते हैं। एक साइड का ले लिया गया है, इसको देखेंगे ये हमारा है, जूम करके एक साइड का केवल एक रिप्लिकेशन फोर्क लिया गया है। ये हमारा 5 to 3 पोलैरिटी का है, और दूसरा है 3'5 का है। देखिए ये हमारा पेरेंटल है, ऊपर वाला। ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहां पर हमारा रिप्लिकेशन बबुल बन गया है, और यहां पे एक्शन क्या क्या हो रहे हैं। ये रिप्लिकेशन फोर्क है, देखिए ये रिप्लिकेशन फोर्क के पार्ट बना हुआ है, ये रिप्लिकेशन फोर्क है। इसी तरह से इस साइड में भी बना हुआ है, क्योंकि सर्कुलर है, ये एक साइड का बता रहे हैं, दूसरे साइड का भी इसी तरह से है। एक साइड के रिप्लिकेशन फोर्क के साइड में समझा रहे हैं क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या कार्रवाई होती है इसमें। जहां पर रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा वहीं पर हेलिकेज एंजाइम देख रहे हैं आ गया, ये अटैच हो गया हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, वो भी आकर के यहीं पे फोर्क पे, जहां पर हमारा रिप्लिकेशन फोर्क है वहां पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। हेलिकेज एंजाइम सिंगल बाइंडेड यानी एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी आकर के यहीं पर अटैच हो गई। और एक एंजाइम आता है यहीं पर आपका जो है वो हेलिकेज एंजाइम, जो आपका हेलिकेज एंजाइम भी यहीं पर है। ये हेलिकेज एंजाइम, ये सिंगल स्टैंड एसएसबी प्रोटीन भी है, सिंगल एंजाइम भी है। और उसके बाद यहीं पर देखेंगे स्लाइडिंग कैंप एक बन गया है, स्लाइडिंग कैंप है। और डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहां पे कौन सा आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आएगा फोर्क पर। अब यहां पे 3 कार्रवाई हो गई, 3 चीजें अटैच हो गई। एक तो हो गया हेलिकेज एंजाइम, दूसरा सिंगल बाइंडेड एसएसबी प्रोटीन है, और उसके बाद यहां पे डीएनए पॉलीमरेज आया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, हेलिकेज एंजाइम बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। हेलिकेज एंजाइम का काम है कि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है उसको तोड़ेगा, साथ ही साथ पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो नया स्ट्रैंड बनाएगा। और एसएसबी प्रोटीन जो होती है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, इसका ये काम है कि जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर से जुड़ने न पाओ, इसको रोके रहेगा। सबके अलग अलग काम है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन यानी एसएसबी प्रोटीन का क्या काम है, इसका ये काम है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो फिर से वो उस बॉन्डिंग उसकी हो न पावे, उसको रोके रहेगा। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा। इसी तरह से देखेंगे जब इसकी बाइंडिंग होगी, जब इसका न्यू स्ट्रैंड बनेगा तो ये बनेगा 5'3 स्ट्रैंड जो इधर है, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये 5' to 3' सिंथेसाइज करेगा। ये कंटीन्यूअस सिंथेसिस होता है। जब 5'3 की तरफ से सिंथेसिस होगी डीएनए न्यू स्ट्रैंड का, तो ये कंटीन्यूअस होती है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड का क्या मतलब है कि वो कंटीन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन उसी तरह से जब ये
3'5 पेरेंटल की तरफ से, जब 3'5 की तरफ से आएगा बनाएगा तो यहां पर ये फ्रेगमेंट होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? लैगिंग स्टैंड कहेंगे। एक साइड में लैगिंग स्टैंड बन रहा है जो डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरी साइड में लीडिंग स्टैंड बन रहा है जो कंटिन्यूअस है। एक स्टैंड कंटिन्यूअस बनता आ रहा है, एक बीच बीच में फ्रेगमेंट्स में आ रहा है। इस फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अब देखिए 5' 3' की तरफ जो न्यू स्टैंड बन रहा है, पॉलीमराइज डीएनए पॉलीमराइज थर्ड जो बना रहा है वो कंटिन्यूअस बना रहा है, उसको हम लीगिन स्टैंड कह रहे हैं। लेकिन 3'5 की तरफ से जो बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस में है, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कर रहे हैं, कहते हैं वो डिसकंटिन्यूअस है, जो कंटिन्यूअस में नहीं है, इसीलिए इसको हम लैगिंग कह रहे हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी, लैगिंग और लीगिंग स्टैंड। अब ये डिसकंटिन्यूअस है, ये तो कंटिन्यूअस है, ये स्टैंड बनता जा रहा है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ये कैसे होगा? क्योंकि ये जोड़ना चाहिए। इसमें एक एंजाइम आता है, उसको कहते हैं डीएनए लिगेज। डीएनए लिगेज क्या करेगा? जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है इसको जोड़ देगा। डीएनए लिगेज। हेलिकेज का मतलब है, डीएनए हेलिकेज एक एंजाइम है वो जो बॉन्ड को तोड़ता है, लेकिन डीएनए लिगेज एंजाइम जो होता है वो गोंद का काम करता है, वो जोड़ता है। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बने हुए हैं पॉलीमरेज थर्ड ने जो बनाया है, वो आपस में जो डिसकंटिन्यूअस हैं, अलग अलग हैं, वो आपस में इसको जोड़ देगा ये डीएनए लिगेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक एंजाइम होता है, क्योंकि हम पहले आपको बताए थे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये जो है वो रिपेयरिंग का काम करता है, चेक करता है, प्रूफ है, रीडिंग करता है। अगर कोई स्ट्रैंड में कोई कमी है या किसी तरह का कोई समस्या है या किसी तरह का कोई इसमें कमी है, तो उस कमी को रिपेयर करेगा, रिपेयर करता आएगा। इधर से ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिपेयर करता आएगा और उसके पीछे से डीएनए लिगेज स्ट्रैंड को जोड़ता आएगा। फिगर से बड़ा स्पष्ट है। इस तरह से एक न्यू स्ट्रैंड इधर बनेगा जो कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस बनेगा लैगिंग वाला। ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। डिसकंटिन्यूअस को डीएनए लिगेज जोड़ेगा, जोड़ने से पहले डीएनए पॉलीमरेज इसको चेक करके रिपेयर भी करता आएगा, जिससे किसी तरह की कोई वहां डिसकंटिन्यूटी न रहे। ऊपर से कंटिन्यूअस, नीचे से डिसकंटिन्यूअस बनते हुए, और ये आगे से ये बॉन्ड आगे से हेलिकेज जो है बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा। ये स्टैंड जो है वो आगे से ये जो मशीनरी बॉक्स बना हुआ है आगे बढ़ता जाएगा। उसमें क्या है? हेलिकेज है, एसएसबी एंजाइम्स हैं, और स्लाइडिंग कैंप है, पॉलीमरेज थर्ड है। एक एग्जाम होता है आरएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमेज। ये दो एंजाइम होते हैं, आरएनए प्राइमेज और आरएनए प्राइमर। ये जब तक स्टार्ट नहीं करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अपने काम को स्टार्ट नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपने काम को तब स्टार्ट करेगा जब आरएनए प्राइमर और आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे। इसकी उपस्थिति में ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। एक बार फिर इसको हम रिवाइंड कर देते हैं। ये इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन में दो काम हुए, रेप्लिकेशन बबुल बना और रेप्लिकेशन ओरिक बना, और लीडिंग हेलिकेज बन गया। ये इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। हम थ्योरी को जरा देख लें। इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरिक, फॉर्मेशन ऑफ बबुल हो गया, और लोडिंग ऑफ हेलिकेज। इनिशिएशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इलांगेशन में न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। न्यू स्ट्रैंड में क्या करेंगे? पॉलीमरेज थर्ड कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बनाएगा। कंटिन्यूअस बनेगा 5' की तरफ से 3' की तरफ, और डिसकंटिन्यूअस बनेगा 3' की तरफ से 5' की तरफ। डिसकंटिन्यूअस को
जोड़ेगा कौन? डीएनए लिगेज, और इसकी रिपेयरिंग करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इस तरह से ये न्यू स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा, और ये हमारा हेलिकेज आगे से बांड को तोड़ता जाएगा, और एसएसबी प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन उस बांड को फिर से जोड़ने नहीं देगी। ये प्रक्रिया आगे चलती जाएगी। इसको कहेंगे हम इलांगेशन। इलांगेशन में न्यू थ्रेड बनती जा रही है। ओके, अब आते हैं हम टर्मिनेशन में। ये हमारा लिगेज एंजाइम है जिसके बारे में हमने बता दिया। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में चर्चा हो गई। पॉलीमरेज थर्ड के बारे में चर्चा हो गई। इलांगेशन में पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इट इज मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सिंथेसिस। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड टू 3' एंड growing DNA strand. Leading strand is synthesized continuously in the direction of the advancing replication fork. जो हमारा लिगेज एंजाइम है, प्राइमेज synthesize short RNA primase complementary to the DNA template. These primers provide to the starting point DNA polymerase third. लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में बता दिया, लिगेज स्ट्रैंड के बारे में बता दिया। लिगेज एंजाइम आपस में जो डिसकंटिन्यूअस है उसको जोड़ता जाएगा, गोंद का काम करेगा। ये इनिशिएशन और एलांगेशन हो गया। अब आते हैं हम टर्मिनेशन में। लास्ट पॉइंट टर्मिनेशन। अब जो रिप्लिकेशन है होते हुए लास्ट किनारे पे आ जाता है। अब टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में दो प्रोटीन काम करती हैं, ध्यान से इसको समझेंगे। पहला है टर्मिनेशन सीक्वेंस और दूसरा है टस प्रोटीन। टर्मिनेशन सीक्वेंस जिसको TER बोलते हैं, TER, और दूसरा है टस प्रोटीन। टस प्रोटीन का मतलब यह है कि टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, और पहला है TER यानी टर प्रोटीन। लास्ट में डीएनए की सिंथेसिस, ये हमारा आपका है डीएनए, ऊपर से ये रिप्लिकेट होता आ रहा है। क्योंकि ये ओरिजिन इनिशिएशन हुआ, बाई डायरेक्शन होगा, इस तरह से भी आ रहा है, इस तरह से भी बनते हुए आ रहा है, और लास्ट जब यहां आ जाएगा तो यहां पर टर्मिनेशन पॉइंट है। यहां पे दो प्रोटीन काम करेंगे, TER TUS। इधर TER एक प्रोटीन आगे बनती है और यहां पर TER और TUS। जब ये जो बांड बनते हुए यहां से आएगा सक्रिय हो तो यहां पर रुक जाएगा, यहां पे बनते हुए आएगा तो यहां पर रुक जाएगा। जहां पे रुक गया वहीं पे एक दूसरे से इसी तरह से हो जाता है जैसे दो छल्ले हों, ये दो छल्ले हों आपस में ऐसे फंसे हों, ऐसे यहां पे फंसता है। जैसे एक ये है रिप्लिकेशन हो गया और दूसरा ये है रिप्लिकेशन इसका हो गया, लेकिन बीच में अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसको जोड़े का काम, रोकने का काम तो TER और TUS प्रोटीन दोनों ने कर दिया टर्मिनेशन की जगह। अब आएगा हमारा फिर हेलिकेज और लिगेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इसको कट कर देगा, यहां से कट हो जाएगा। लिगेज एंजाइम इसको जोड़ देगा, इस तरह से दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। टर्मिनेशन फिर से समझ लें, दो प्रोटीन है, टस प्रोटीन और TER प्रोटीन। दोनों साइड में दोनों के जो रिप्लिकेशन होते आ रहे हैं स्ट्रैंड, उसको रोक देगा। रोकने के बाद रिप्लिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लिगेज और हेलिकेज दो एंजाइम आएंगे, डीएनए हेलिकेज और डीएनए लिगेज। डीएनए हेलिकेज उसको कट करेगा और लिगेज जिसको जोड़ देगा। दोनों स्ट्रैंड सर्कुलर हमारे अलग अलग हो जाएंगे। इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है। देखिए ये हमारा डीएनए है सर्कुलर फॉर्म में, ये पेरेंटल डीएनए है। यहाँ पे इनिशिएशन हुआ, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर रिप्लिकेशन बबुल बन गया। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड में हो रहा है, इस साइड में भी रिप्लिकेशन हो रहा है, इस साइड में रिप्लिकेशन हो रहा है। रिप्लिकेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं हम लोगों ने बता दिया, यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिप्लिकेशन फोर्क यहां बना हुआ है। अब हेलिकेज एंजाइम भी यहां आ गया। अब ये दोनों साइड में, ये इस साइड से भी इस साइड से भी होते हुए आकर के यहाँ पर टर्मिनेशन पॉइंट पे पड़ेंगे। और जब टर्मिनेशन आ जाएगा तो हेलिकेज और लिगेज एंजाइम दोनों को अलग कर देंगे। ये दो हमारे डीएनए स्ट्रैंड हो जाएंगे, डाटा दो। इस तरह से रिप्लिकेशन, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन के माध्यम से पूरा हो जाता है। इसमें विभिन्न तरह के
एंजाइम्स और प्रोटीन्स काम करती हैं, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं। एडिशनल फैक्टर क्या है, इसमें है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, इसके बारे में हमने बता दिया। उसके बाद डीएनए गिरेज एक एंजाइम है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग रिपेयर है। प्रूफ रीडिंग रिपेयर में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम कर बनाएगा और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है इसको प्रूफ रीडिंग करेगा। इस तरह से न्यू स्ट्रैंड हमारे बन जाएंगे, रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है, इसको ठीक से पढ़ लेंगे। एंजाइम्स और प्रोटीन्स इस पे काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स डीएनए। थैंक्स।